एक ऐसी दुनिया जो जासूसी और रोमांच की याद तो दिलाती है, लेकिन क्या भारतीय रॉ यानी कि भारतीय जासूसी सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस तरीके से काम कर रही हैं जिसके लिए उसका काम किया जाना तय किया गया? आज भी रॉ के पास कुछ अच्छे अफसर हैं। मुझे तो आधे लोग कहते हैं कि तो रॉ का एजेंट। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल देखती है, अंग्रेजों के टाइम थी। अंग्रेजों के टाइम में उसका काम यह था कि बगावत ना हो हमारे। उस समय 4 लोग थे इंदिरा गांधी के साथ जो बैठक लगाते थे, जो कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी और इंटेलिजेंस इत्यादि की बातें करते थे। वो थे चारों कश्मीरी थे। तो कश्मीरी पंडित गैंग चलाता था। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक दूसरे में ही लोग जो हैं भिड़े रहते हैं कि पता चला आईबी को आरएडब्ल्यू पसंद नहीं है, आरएडब्ल्यू को मिलिट्री इंटेलिजेंस पसंद नहीं है, आईएएस को आईपीएस पसंद नहीं है, आईपीएस को जो है पैरामिलिट्री के अफसर पसंद नहीं है, और हर आदमी बोलेगा हम ही सर्वश्रेष्ठ। पतन बहुत सी नौकरियों में हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएडब्ल्यू में हुआ। सिविल सर्विसेज में देखिए चोरी कितनी, आईएएस अफसर सोने के साथ पकड़े आ। सर, इसका एक नुकसान भी तो है। पाकिस्तान की आईएसआई को फौजी चलाते हैं तो वहां वो सत्ता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल नुकसान भी। दोनों मॉडल गलत है। उनका ज्यादा गलत है। उनका ज्यादा गलत है हमसे, इसीलिए वो गटर में जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान कब तक रहेगा, यही नहीं पता। ये उसकी मूल वजह वही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा भी मॉडल सही नहीं है, नहीं तो हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होता, हमारी इंटेलिजेंस बेहतर होती, हमारी डिप्लोमेसी बेहतर। तो देश अभिमन्यु की तरह मारा न जाए, और इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है। भारत की खुफिया सेवा, गुप्तचर सेवा, जासूसी सेवा यानी कि RNW यानी कि RAW, रॉ। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो जासूसी और रोमांच की याद तो दिलाती है, लेकिन क्या भारतीय रॉ यानी कि भारतीय जासूसी सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस तरीके से काम कर रही हैं जिसके लिए उसका काम किया जाना तय किया गया है? यह सेवा जब बनी थी तो क्यों ही बनाई गई, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की सर्विस थी? तमाम पहलू की इसकी मौजूदा जो स्थिति है उसको लेके वैश्विक परिदृश्य में इसकी स्थिति कहाँ ठहरती है? रॉ कभी जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्तर पे थी, रॉ जो अपने आप को कभी वैश्विक परिदृश्य पे कभी टॉप 5 एजेंसीज में गिनती थी, अभी क्या स्थिति है? तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं। आप रक्षा और कूटनीति के मामलों पे लगातार बात करते हैं। आज सर खुफिया बिंदुओं पे आपकी रायशुमारी जानेंगे। सर, क्या है, आप क्या सोचते हैं रॉ को लेके? खास करके इसके हेड जो है वो उसी पुलिस सेवा से आते हैं जिसमें कभी आप रह चुके। तो देखिए साहब, मुझे तो आधे लोग कहते हैं कि तो रॉ का एजेंट है जी। और वॉशिंगटन में तो मैं अब लोगों से उलझता भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं तुम होगे रॉ के एजेंट। मैं बोलता हूँ यार, तुम जो सोचते हो सही है, इस पे चर्चा ही क्या करनी है जी। तो बात यह है कि खुफिया एजेंसियों से यदि आप अंतर्राष्ट्रीय अखबार चलाते हैं तो प्राय ही भेंट हो जाती है। जी। अब इजरायलियों से तो लगातार भेंट होती है। कभी आते हैं, वो शिकायत करते हैं, पुराने यार हैं। ISI वालों से भी भेंट हो जाती है जी। कभी कभार। वो तो हमेशा ही शिकायत करते हैं। और CIA से तो मेरे सहलेखक ही हैं। हाँ, ग्लेन कार्ल, बिल्कुल। लगातार हम उनके वीडियोस देखते हैं। हाँ, उनका और मेरा साथ 2010 से है। आज 15 साल हो गए। तो बड़ी कहानियां सुनी हैं, बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों से मिला हूं। अभी जापान गया था तो उनके लोगों से भी मिला, और MI6 के तो बहुत से तो बड़े मित्र हैं मेरे। हाँ, बिल्कुल। आप ब्रिटेन में रहे भी हैं। हाँ, ऑक्सफोर्ड में पढ़े। जी। और ऑक्सफोर्ड से
पीपी किए, फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स तो ह्यूमैनिटीज किए, तो डिबेटिंग किए, जी तो काफ़ी लोगों से मिलते जुलते थे, तो मुलाकात हो गई। तो आपने आज रॉ की बात कही, देखिए एक आज भी रॉ के पास कुछ अच्छे अफसर हैं जी ठीक है। मेरे ही 2-4 अभिन्न मित्र हैं, अब तो सीनियर पोजीशन में हैं, सब अच्छे हैं। जी लेकिन आपने संस्था की बात की, जी बिल्कुल। तो संस्था एक जमाने में गजब थी, और संस्था शुरू हुई रामेश्वर कांत काऊ, आर.एन. काऊ, आर.एन. काऊ, रामेश्वर नाथ काऊ, रामेश्वर नाथ काऊ, मैं क्या जो है गलत बोल गया, रामेश्वर नाथ काऊ, आर.एन. काऊ। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, ये एमए इंग्लिश किए, मैं एमए इंग्लिश से ड्रॉप आउट हूँ, मैं पूरा ही नहीं किया। जी। और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे जी। जिनकी पैदाइश हुई बनारस में, तो ये काफी कुछ मिलते जुलते थे जवाहरलाल नेहरू से। जी बिल्कुल। वो भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनकी पैदाइश इलाहाबाद में शायद हुई थी, जहां तक मुझे याद है। इलाहाबादी थे वो, हालांकि आनंद भवन बिल्कुल। और उसके बाद पढ़े वो हैरो में, पब्लिक स्कूल में, और हैरो के बाद थे वो कैम्ब्रिज में। तो काऊ साहब तो यहीं से पढ़े, लेकिन 1940 में एमए करने के बाद ये इंपीरियल पुलिस में घुस गए जी। तो इन्होंने अंग्रेजों की सेवा की 47 तक, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जी। ये अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। ये दुश्मन पार्टी में थे, शुरुआत इन्होंने दुश्मन पार्टी की सेवा से शुरू की जी। खैर जो है सो है, ये एएसपी कानपुर रहे, और उसके बाद आईबी में आए। ये 1900 जहां तक मुझे याद है 47 में भोलानाथ मलिक इनको लेके आए जी। और चूंकि अंग्रेजों की इंटेलिजेंस कलेक्शन बड़ी शानदार थी, देखिए एक जमाने में 6000 अंग्रेज थे और 20 करोड़ भारतीय। आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, प्रिंसली स्टेट्स हटा दीजिए, कुछ बड़े बड़े भी थे, तो इतने विशाल विकराल देश पे 6000 लोग राज कर रहे थे एक जमाने में। वो बढ़ गए थे बाद में, लेकिन कला तो उनको आती थी, कूटनीति आती थी, इंटेलिजेंस आता था, खुफियागिरी आती थी, अभी भी आती है, उस समय तो बड़ी अच्छी आती थी। और इंटेलिजेंस का वहां ग्लैमर बहुत है, तो जेम्स बॉन्ड पिक्चर ही देख लीजिए। तो अंग्रेजों से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग पाई, और भोलानाथ मलिक तो थे ही अंग्रेजों से ट्रेंड, और भोलानाथ मलिक के अंडर ये आईबी में रहे। और उसी समय से, उस समय आईबी विदेश का भी काम देखती थी, तो ये घाना भेजे गए, जहां इन्होंने क्वामे नक्रूमा का इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशन कराया। काफी शानदार अफसर थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और सिर्फ आरएडब्ल्यू नहीं, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी शुरू किया, एनएसजी। ये जो है एविएशन रिसर्च सेंटर, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, भारत के इतिहास में बड़े नाम हैं ये जी। सुरक्षा के मामले में, इंटेलिजेंस के नाम में बड़े आदमी, ठीक। तो इनका जो है सितारा बुलंद होता है 1968 में, जब R&AW बनती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्यों बनती है? क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल रहा था, चाइना का प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, जिब्राल्टर 62, उसके बाद 65, ठीक है। तो लगा कि आईबी बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, अंदरूनी मामलों में फंसी रहती है, और बात सच भी है। आज भी आईबी लोग जानते नहीं आईबी को, बेसिक इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल देखती है, और अंग्रेजों के टाइम थी, अंग्रेजों के टाइम में उसका काम यह था कि बगावत ना हो हमारे खिलाफ। तो आज भी वही काम है कि बगावत सरकार के खिलाफ ना हो। बिल्कुल। और पॉलिटिसाइज अब तो हो गई है काफी, पर इन्होंने कहा कि भाई हमको एक एक्सटर्नल फेसिंग चाहिए, ठीक। जैसे CIA है, जैसे MI6 है, जैसे KGB थी, जैसे मोसाड थी, तो R&AW बनी। और उस समय 4 लोग थे इंदिरा गांधी के साथ जो बैठक लगाते थे, जो कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी और
इंटेलिजेंस इत्यादि की बातें करते थे, वो थे चारों कश्मीरी थे। तो कश्मीरी पंडित गैंग चलाता था देश में। बिल्कुल। इंदिरा गांधी खुद कश्मीरी ब्राह्मण थी। तो डीपी धर, पीएन हक्सर, टीएन कॉल और आरएन काव की आरके काव, आरएन काव सर, रामनाथ काव। अच्छा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बिल्कुल, तो रामनाथ काव। ठीक है, चलिए, आरएन काव, मैं काव ही सुना हूं। तो उसमें इन्होंने बड़ा गजब काम किया जी। बांग्लादेश की जो आजादी हुई, उसमें पहले कोवर्ट सबवर्शन था, फिर मिलिट्री इंटरवेंशन था, पहले खुफिया काम था, फिर फौज गई, और मुक्ति वाहिनी को खड़ा करना, सारी इंटेलिजेंस लाना, पूरा जो है देश का हुलिया बताना, ये सारा काम काव साहब ने किया। तो आरएनएडब्ल्यू का ग्लैमर काफी हो गया, और मानेकशॉ साहब का भी हुआ, जनरल सैम मानेकशॉ का भी हुआ। तो उस समय अच्छा एक गुट था भारत के पास। ये सब लोग आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के साथ काम किए हुए थे, अंग्रेज़ों की ट्रेनिंग पाए हुए थे, अंग्रेज़ों के सिस्टम्स अच्छे थे। उन्होंने सिस्टम्स बनाए तो राज करने के लिए, हमें दबाने के लिए, लेकिन वो दबाने वाले सिस्टम ठीक बनाए जी। तो जो है उसका फ़ायदा हमको 71 में हुआ, 1971 में। अच्छा, 1975 में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। सिक्किम को ये 22वां स्टेट बना दिए भारत का। नहीं तो सिक्किम पे चीन की नजरें थी। बिल्कुल, चीन तिब्बत की तरह सिक्किम को भी हजम करे आता। तो टीम लीडर थे, इनके कॉन्टैक्ट्स दुनिया भर में थे, और इनके लिए अलेक्जेंडर द मैरेंश ने कहा था कि the 5 great intelligence chiefs of the 1970s, उसमें से एक काव साहब थे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा, दोस्तों से ज्यादा मुस्कुराता नहीं, और बड़ा प्रसिद्ध कोट है उनका, अपने काम से काम, शरीर के साथ साथ दिमाग से भी सुंदर व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कश्मीरी ब्राह्मण तो सुंदर तो थे जी, अभी भी हैं जी। नेहरू भी रूप रंग तो बढ़िया था, तभी तो कहते हैं एडवीना माउंटबैटन फिसल गई और भी कन्याएं फिसला या धकेला उनको, ये कहानी। लेडीज मैन तो थे वो। मतलब आज शशि थरूर जुल्फे हिलाते हुए फिरते हैं, शैम्पू बॉय हैं, लेकिन असली गुड लुकिंग आदमी तो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हमारे जो है काव साहब भी मतलब तेज दिमाग था, सुंदर भी थे, हैंडसम आदमी, ठीक है, और अच्छे लीडर थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अलग अलग जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक दूसरे में ही लोग जो हैं भिड़े रहते हैं कि पता चला आईबी को आरएडब्ल्यू पसंद नहीं है, आरएडब्ल्यू को मिलिट्री इंटेलिजेंस पसंद नहीं है, आईएएस को आईपीएस पसंद नहीं है, आईपीएस को जो है पैरामिलिट्री के अफसर पसंद नहीं है, और हर आदमी बोलेगा हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो जातिवाद हमारे समाज का है वो हमारी सरकार में भी है और बाकी सरकारों में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अत्यधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्पेशल फोर्सेस के बाद लोग आ जाते हैं जैसे MI6 में, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ वो मैं बाद में आऊंगा जी सर। तो ये उस रोग के शिकार नहीं थे, बड़ा सोचते थे, खुली सोच थी इनकी। और बहुत से लोग बात बताते हैं कि ये बड़े ही सभ्य थे, सुसभ्य थे, बड़े ही प्रेम से सबसे पेश आते थे। विक्रम सूद साहब जब चीफ थे, जहाँ तक मुझे याद है, और अगर सूद साहब ये सुने तो मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई, विक्रम सूद साहब ने मुझे बताया कि कोई फंक्शन था और इनको जाना पड़ा, और ये जाना पड़ा या ये लेट आए, और कौ साहब गए ही नहीं, और बोले, और जबकि बड़े वृद्ध हो चुके थे जी, और बोले कि मैं अपने चीफ से पहले कैसे जा सकता हूँ, तुम चीफ हो। तो सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति थे। खैर, ये सब तो उनकी अच्छाइयां, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार से बड़ी घनिष्ठता थी, तो जब मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, उन्होंने दुश्मनी निकाली आरएडब्ल्यू से। ये तो इस्तीफा देके चले गए, उन्होंने डिपार्टमेंट कई बंद कर दिए, इंफॉर्मेशन डिवीजन बंद कर दिया। तो गुजराती मुख्यमंत्री, मजाक लोग कहते हैं फौज के और इंटेलिजेंस के, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छे नहीं होते।
बिल्कुल, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे थे पहले। भाई गुजरात रेजिमेंट कोई नहीं रही है ना। बिल्कुल। तो बात यह है कि उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया आरएडब्ल्यू को, पहला धक्का उन्होंने दिया, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आरएडब्ल्यू पतन कुछ ही दिन जो है 68 to 77 बढ़िया रहा, 80s में भी ठीक ठाक रहा, और लोग कहते हैं 85, अब ये तो विक्रम सूद साहब को कभी पकड़े तो बात की जाएगी कि कब से पतन शुरू हुआ, लेकिन पतन बहुत सी नौकरियों में हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएडब्ल्यू में हुआ। सिविल सर्विसेज में देखिए चोरी कितनी, आईएएस अफसर सोने के साथ पकड़े आ रहे हैं, आईपीएस अफसर की बिटिया एयरपोर्ट पे 14-15 किलो सोने के साथ पकड़ी जा रही है। तो पूरे देश का ही चरित्र हनन हुआ है, तो सिर्फ एक संस्था को क्यों दोष दें। लेकिन बात यह है, सीधी बात यह है कि चरित्र हनन हुआ है, पतन चरित्र हनन हुआ है, और पतन हुआ है, और अथाह पतन हुआ है जी। और दिक्कत क्या है, अब पहली चीज ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत बढ़ गया, लोग फाइल ही घिसते रहते हैं, करप्शन जो पूरे समाज में है, भ्रष्टाचार, उससे आरएडब्ल्यू भी वंचित नहीं है, सीक्रेट सर्विस फंड वैसे भी ऑडिट नहीं होता है। तो आप कहिए कि मैं किसी स्मगलर को पैसे दे रहा हूं कच्छ में, जो कि मुझे ये खबर देगा, वो आप अपनी जेब में रख लीजिए। तो जब मैं नागालैंड में जुम्मा आईपीएस अफसर था, तो अफवाह यही थी कि हमारे लोकल आरएडब्ल्यू स्टेशन चीफ सारा पैसा खाए आ रहे थे। फिर बाद में किसी ने बोला नहीं नहीं, सारा नहीं खाए आ रहे हैं, 10% लगा रहे हैं। तो जैसे आसिफ जरदारी का मिस्टर 10% था ना नाम, भुट्टो के पति का, तो इनका नाम था मिस्टर 10%, कि मिस्टर 10% है, 10% खर्चा करते हैं, 90% अपने जेब में रख लेते हैं। ये बाबूजी ये भी सेंट स्टीवेंस के थे, अंग्रेजी थाए थाए बोलते थे। भाई पूरा खा जाएंगे तो फिर उसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे सर, वो हो जाएगी। अब देखिए, हो सकता है ये अफवाह हो, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चर्चा क्या थी। अब इतना मैं कह सकता हूँ कि इनको मैंने कभी बंगले के बाहर नहीं देखा, क्योंकि उन दिनों राजा दीक्षित थे, अब कर्नल हैं, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के उन दिनों कप्तान थे, तो वो घूमे फिरे रहते थे। एक मेजर हितेश भटनागर थे, वो कर्नल होके रिटायर हुए, उनसे अच्छा मैंने इंजीनियर्स अफसर नहीं देखा। जेम्स बॉन्ड कोई था तो वही थे, मतलब लंबे, स्पोर्टी, मतलब खेलकूद में हैंडसम, कूल अंडर प्रेशर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल डायनामिक गजब अफसर। इस देश का दुर्भाग्य है कि वो जनरल नहीं बने, सुपरसीड हो गए। इस पे कभी और बात करेंगे, फौज की जो के प्रमोशन की क्या बीमारी है कि बहुत से तेज तर्रार जांबाज अफसर कर्नल पे ही निपट जाते हैं, और उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, पर जो हुआ सो हुआ। तो हम कुछ ही लोग थे, और हम लोग भी ऐसा नहीं था, वो चला रहे थे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, राजा दीक्षित थे मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैं तो जुम्मा आया था। हम लोग घूमते रहते थे बंजारों की तरह, भटकते रहते थे, हम लोगों को थोड़ा बहुत पता था। और जब बात करते थे उन दिनों आरएडब्ल्यू और आईबी वालों से, लगता था भांग धतूरा खाए हुए हैं, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। तो खैर, अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल, कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, दिल्ली वाले को क्या पता कोहिमा वाला क्या बोल रहा है। सही बात है। तो और इसमें और भी दिक्कतें आ गई हैं कि कोई पश्तो सीखना नहीं चाहता है, कोई बलोच सीखना नहीं चाहता है, कोई नेपाली सीखना नहीं चाहता है, चाइनीज, चीनी, मैंडरिन की तो बहुत बुरा हाल है। अच्छे स्पीकर नहीं है, कुछ सीखते हैं लेकिन कायदे से नहीं सीखते हैं, लैंग्वेज सीख जाते हैं लेकिन फिर कल्चर और हिस्ट्री नहीं जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाते हैं। बहुत से, अब मैं बहुत से अफसरों से मिला हूं, और जब उनसे बात करो तो उनकी भाषाओं की पकड़ बड़ी कच्ची है, उनकी लिखाई बिल्कुल निकृष्टतम स्तर की है। मैं मेरी क्लास में हूं तो मैं फेल कर दूं जी। न लॉजिक है, न स्ट्रक्चर है, न रीजन है। तो भय लगता है कि क्या इनपुट जा रहा है प्रधानमंत्री को। गार्बेज इन गार्बेज आउट आपने सुना होगा, फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए प्रयोग होता है, इंटेलिजेंस के लिए भी। तो मुझे अथाह भय है।
और रॉ इस अधोगति को कैसे प्राप्त हुआ? कहाँ तो कौ साहब और कहाँ काव साहब और आज रवि सिन्हा। जी। रवि सिन्हा वैसे बढ़िया आदमी है, लेकिन काव तो नहीं है। तो अब चक्कर क्या है कि क्या हुआ उस वक्त में, और इसमें एक लाइन मुझे बन रही है दिमाग में, उस वक्त रॉ मतलब काओ काओ, और अब हाओ हाओ कैसे करें? नहीं, देखिए चीफ का दोष नहीं होता है जी। ठीक है, रवि सिन्हा का भी दोष नहीं है, इसके पहले सामंत गोयल थे, उनका भी दोष नहीं है। उनको बहुत लोग दोष देते हैं कि देखिए वो कनाडा में क्या कर रहे थे, अमेरिका में क्या कर रहे थे। देखिए संस्था सबसे पहली चीज होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, भैया स्टार्टअप चलाने के लिए रिक्रूटमेंट। सही टीम नहीं है तो कभी नहीं चलेगी, सही लोगों का चयन नहीं किया तो अभी रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो ये मुझे नहीं, ये मैंने नहीं, ये कई और लोगों ने कहा है, टेल एंड सिंड्रोम। सिविल सर्विसेज आपने लिखा जी, आपको मिल गई कोई नीचे वाली सर्विस, 30 तो सर्विसेज हैं, 30-35 पोस्ट ऑफिस मिल गया आपको, पोस्टल विभाग। पोस्टल विभाग से विक्रम सूद थे, लेकिन वो बड़े गजब चीफ निकले। अच्छा, मान लीजिए उन्हीं का आप उदाहरण ले लें, वो तो दिलचस्पी से आए, लेकिन मान लीजिए आपको पोस्टल मिल गया, मान लीजिए रेलवे अकाउंट, बीएसएनएल में चले गए आप। पता नहीं अब कौन सी नौकरियां, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस परीक्षा से काफी चिढ़ है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसका कोई तर्क नहीं है, अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग ले लीजिए ना परीक्षा। तो अब होता क्या है कि आपको ना आईएएस मिला, ना आईपीएस मिला, ना आईएफएस मिला, ना आईआरएस मिला, ना मतलब न इंडियन रेलवे मिली, मतलब कोई भी ऊपर की नौकरियां नहीं मिली। तो आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, आप कहीं और हैं, तो आप सोचते हैं भूले भटके मैं कहीं दिल्ली पहुंच जाऊं, ठीक है। और तो आप टैलेंट वाले लोग आते हैं, उनकी कोई दिलचस्पी इंटेलिजेंस में है ही नहीं। दूसरी चीज, ये बात कई इंटेलिजेंस के लोग बोले हैं मुझे, आरएडब्ल्यू के कम से कम 10-15 लोग बोले हैं, दुर्भाग्यवश प्राइवेट में बोले हैं, कि रिक्रूटमेंट होता है 27-28 का, जैसे ही सिविल सर्विसेज में लड़के का होता है, और बहुत दफे पूरे के पूरे ट्रेनिंग बैचेस सिर्फ लड़के हैं, ये भी गड़बड़ है। तो होता है तुरंत शादी हो जाती है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ है नहीं, साथ में वो इतने लेट आ रहे हैं आरएडब्ल्यू में कि आप उनको ढाल नहीं सकते। आपका एक कोट था सर कि मैं अगर सिलेक्शन करूं तो अरेंज मैरिज करने वाले को कभी नहीं लूं रॉ में, क्या? मैं अरेंज मैरिज जिसकी हुई है ना मैं उसको आरएडब्ल्यू में लूं, न उसको इंडियन फॉरेन सर्विस में लूं, क्योंकि वो अपनी जात के बाहर कुछ नहीं जानता, वो देश क्या जानेगा, विदेश क्या जानेगा। मैं इस बात पे बिल्कुल दृढ़ हूं। फिर रॉ का काम रूल तोड़ना है, और आप पहला रूल नहीं तोड़ पाए। हालांकि कौ साहब ने शायद अरेंज मैरिज हुई थी, उनकी पत्नी कश्मीरी ब्राह्मण ही थी, लेकिन कश्मीरी पंडित ही थी, पर वो जमाने अलग थे। ठीक है जी। आज के जमाने में जो अपनी जात में शादी कर रहा है वो संदिग्ध है। वो भले ही चले जाए आईएएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इंडियन पुलिस सर्विस में, बाकी किसी नौकरी में चले जाए, आरएडब्ल्यू और आईएफएस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे कल्चर्स से बात करनी है। तो मजाक में अंग्रेजों की एक पिक्चर भी इस पे बनी है, स्लीपिंग डिक्शनरी। अच्छा, मतलब कि आप जिस देश जाइए उस देश की गर्लफ्रेंड बना लीजिए। अच्छा, तो स्लीपिंग डिक्शनरी, उसके साथ सोएंगे तो आप जबान और कल्चर वैसे ही सीख जाएंगे। तो इतनी तो औकात हो कि स्लीपिंग डिक्शनरी आप एक हो सके आपकी। लेकिन होता ही है कि सब अरेंज मैरिज हो जाती है, आते हैं, शादी, रिस्क टेकिंग होती नहीं है, इतनी लेट एज पे आते हैं, पका के आते हैं कि फिर आप उनको ढाल ही नहीं सकते। तो पहली एक तो एप्टीट्यूड ही नहीं है, जो बार बार मैं कहता हूं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, AAA गल एप्टीट्यूड ही टेस्ट नहीं कर रहे आप, ठीक। दूसरी चीज एटीट्यूड ही नहीं है, कोई इंटेलिजेंस जाना नहीं चाहता था, भूले भटके आ गया। आईपीएस में बाद में लोग आते हैं डेप्यूटेशन पे, फिर चीफ बनते हैं, ज्यादातर चीफ सब आईपीएस ही बनते हैं जी, सर्विस से कोई नहीं होता डायरेक्ट। बहुत कम लोग हैं विक्रम सूद की तरह अपवाद हैं, ठीक है। एक और साहब थे, वो इंडियन नेवी से थे, और मैं नाम भूल रहा हूँ, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से थे, पर ज्यादातर लोग तो आते हैं आईपीएस से ही।
वो तो चाहते ही नहीं थे इंटेलिजेंस। वो दिल्ली चाह रहे थे। भट्ट के संस्कृति में बिटिया को पढ़ाना था, दिल्ली डेप्यूटेशन के लिए आ गए, और फिर वो चाहेंगे कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएं जब बच्चे का कॉलेज एडमिशन होने वाला हो तो उसको हार्वर्ड में घुसेड़ दें। जबकि रॉ की चुनौतियां बलूचिस्तान, पाकिस्तान और चाइना में, वहां हमारी बड़ी शॉर्टेज है, और ये बहुत से लोग बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि वो कोई सीखना नहीं चाहता है। ऑपरेशंस अभी भी कुछ अफसर हैं जो करते हैं, ठीक है, नाम नहीं ले सकता। हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े गजब गजब ऑपरेशन किए हैं, मित्र हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो कर नहीं सकते। लेकिन संस्था के तौर पे अगर 10 में से 1 अफसर अच्छा है, 10 में से 2 अफसर अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम आपका अच्छा है। वो अपवाद है। हम उस अपवाद पे चलाने के चक्कर में रहते हैं, वो जुगाड़ माइंड से। तो आपका रिक्रूटमेंट ही गलत है। फिर ट्रेनिंग बहुत आउटडेटेड है। बेसिक ट्रेनिंग में वही लेक्चर फुक्चर पेलते हैं आप, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग बहुत पुलिसिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत और लोग कह चुके हैं, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन ही ठीक नहीं किया, फिर ट्रेनिंग ठीक नहीं की, तो उसके बाद अगर आप काम करिए, मान लीजिए, तो गलती होगी तो आप लटक जाएंगे। तो जो काम नहीं करता है आज के दिन वही ऊपर आता है। ये फौज में भी बीमारी है, 0 एरर सिंड्रोम। तो आप ऊपर ऐसे लोगों को पहुंचा रहे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। जैसे ताड़ का वृक्ष होता है, पतला होता चला जाता है ऊपर। ये बहुत बड़ा भय है मुझे राष्ट्र के लिए। कहां है आज का सैम मैनेक्शॉ, कहां है आज का काओ? जी बिल्कुल, दमदार, देख के लगे चीफ है। अभी एक चीफ ने कोई बुक रिलीज की, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, नरावने जी। तो एक जनरल साहब ने तो एक जनरल साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने उनका वीडियो भेज दिया, ये मेरी बुक है और रिलीज कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये मरा हुआ थका हुआ जनरल है हमारा, होंगे बढ़िया आदमी, लेकिन वो बात नहीं है मानेकशॉ की। मानेकशॉ को देख के लगता था क्या इसके लिए मैं जान दे सकता हूं। भगत को देख के लगता था, जनरल भगत, दोनों की जात अलग, दोनों अलग अलग भाग से आए, देश के अलग अलग भाग से, लेकिन एक जज्बा था। आदमी देख के लगता था कि हाँ भाई ये है अफसर। रुस्तम जी को देखिए, लगते थे अफसर। अब देखिए चीफ को देखिए, आधे तो लगते हैं कि बाबू हैं। कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर के बाद ब्रिगेडियर को लेके, और ये बात तो मनोहर पर्रिकर बोलते थे जी, जो रक्षा मंत्री थे। ये बात सब लोग बोलते हैं, सभी मतलब जनरल बोलते हैं, कितने जनरल बोलते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, पुराने जनरल, कर्नल कितने बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं कि भाई ब्रिगेडियर के बाद उनको जो है गोल्फ का शौक और अगली पोस्टिंग का ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप पलटन से के साथ रहते हैं सीओ तक, तब तक फिर भी है। तो रही बात आरएडब्ल्यू की, आरएडब्ल्यू में तो ये हो गया है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फौज तो फिर भी विजिबिलिटी में है जी। तो बहुत से आईपीएस अफसर, मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, मैं भ्रमण कर रहा था, तो कई आईपीएस बैठे थे और उन्होंने बोला कि अरे सर, मैंने बोला कुछ ऐसी बात आरएडब्ल्यू की, बोले अरे सर कौन जाएगा वहां। मैंने बोला वहां जा सकते हो, वहां क्यों नहीं ले लेते डेप्यूटेशन। बोला सर वो रिलेटिव्स एंड वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है। रिलेटिव्स एंड वाइव्स, अच्छा ये कोई एक आईजी बोला, ये ऐसा नहीं है, अच्छा आईजी है हमारा, अच्छा आईपीएस है। बोला सर कहीं चले जाएंगे कान पकड़ते हैं, वहां नहीं जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा अच्छे अफसर नहीं है आरएनडब्ल्यू में, लेकिन ये बात है कि आज के दिन रेप्यूटेशन उनकी बिल्कुल गटर में है, जानने वालों में। पिक्चरों में तो डोले वोले बना के जो भी हीरो अपने जो है जेम्स बॉन्ड बनने चले हैं और जो है प्लेन चला रहे होंगे और कार क्रैश हो रहे होंगे, वो बात अलग है। वेब सीरीज बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, ठीक है भाई बनाते रहें, लेकिन यथार्थ ये है कि आपका सिलेक्शन तो आ रहा है लड़का बड़ी लेट उम्र पे, तो एप्टीट्यूड वाला है ही नहीं, वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, आप उसको ट्रेन भी नहीं कर सकते। लेट भी आ रहा है, एटीट्यूड भी सही नहीं है। आ रहा है इसलिए कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसलिए रहा है कि आईएएस नहीं मिला। सब लोग सिविल सर्विसेज आईएएस के लिए ही लिखते हैं, उसके बाद आईपीएस, आईएफएस,
IRS, बाकी जो जिसकी श्रद्धा, ठीक। जी, बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी चीज। और फिर अकाउंटेबिलिटी 0/0। किसी को पता नहीं है क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं कितना पैसा खर्च हो रहा है, $100 मिलियन है, $150 मिलियन है, अपनी जेब में डाल रहे हैं, अपनी बीवी की जेब में डाल रहे हैं। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है सर, राजस्थानी में, आंधी का जागरण। अगर आपने एक 8 घंटे का जागरण रखा है और आंधी आ गई तो फिर उसको पूरा तो करना है, तो कोई मजीरे बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, राग है ना कोई काम, अपना पैसा लिया और रवाना। देखिए, हाँ बिल्कुल। तो आंधी का जागरण हो सकता है आप अपने ससुर के कुत्ता बिल्ली कोष फंड में डाल रहे हो, किसी ट्रस्ट में डाल रहे हो, राम जाने क्या क्या कर रहे हो। तो कोई क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मकता की कमी थोड़ी है इस जुगाड़ के देश में। तो RAW की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और बी रमन ने कहा था कि RAW is weak in its capability for intelligence, collection, analysis and assessment. कि इंटेलिजेंस कलेक्शन उसमें वीक है, एनालिसिस उसमें वीक है। नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च में वीक है, एनालिसिस में वीक है, और असेसमेंट में तो काफी कच्चे हैं। तो दुख की बात यह है कि इतना पैसा आप खर्चते हैं, उसके बाद $150 मिलियन का जो भी बजट, 100 हो, 150 हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन कितना जा रहा है और क्या कार्य हो रहा है, उसकी स्क्रूटिनी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा है। और एक बहुत अहम बात है यहाँ कि अगर आप नियर नेबरहुड देखिए, नेपाल वो हमसे नहीं संभल रहा। बांग्लादेश, मुझे बताया गया कि RAW का जो डेस्क हेड था उस समय, वो बांग्ला नहीं जानता था, जो बांग्लादेश डेस्क हेड कर रहा था। बांग्लादेश आपसे नहीं संभला। श्रीलंका में आप जो हैं डगमगा रहे हैं। मालदीव्स देख लीजिए, आप नियर नेबरहुड तो संभाल नहीं पाए। आपका विदेश में नैरेटिव क्या है? दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी, आप मर्डरर हो। आप जाके कनाडा में मर्डर करते हो, US में मर्डर करते हो। बिल्कुल ठीक है। तो एक आपकी इंटरनेशनल छवि एक एमेच्योरिश ऑर्गेनाइजेशन की है जो कि कुछ नहीं कर पा रही है। और ये ऑपरेशन किए भी ना हो सकता है गैंग वॉर हुई हो। जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है अफवाह की। एक IAM की डायरेक्टर मिल गई थी, बोल रही थी कि मेरी छाती बड़ी चौड़ी हो गई है क्योंकि जितने देश के दुश्मन हैं मर रहे हैं, हमारे एजेंट्स मार रहे हैं। मैंने बोला ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनी की क्या जरूरत? हाँ, खुद आप प्रचार कर रहे हो। मतलब ये बात वो वॉशिंगटन DC में कर रही थी। इतनी बुद्धिमत्ता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है। एक मिनट। तो बात मैं कह रहा हूं कि हम लोग गहरी सोच नहीं कर रहे हैं इस देश में आज। संस्थाओं के बिना आप कुछ नहीं है। RAW कब अच्छा करेगी? जब आप उसको सही लोगों का चयन करें। ऐसे लोग हैं जो पिक्चर देखेंगे, जो देखेंगे वो चयन करेंगे। देखिए, CIA और FBI अलग अलग रिक्रूट करते हैं। क्यों? क्योंकि FBI में क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन में क्या चाहिए? आपको लकीर का फकीर होना चाहिए, प्रोसेस सब बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक प्रोसेस में गलती की, कानून का पालन नहीं किया, वो छूट जाएगा और कोर्ट आपको लटका देगा। हाँ, कोर्ट लटकाए या न लटकाए वो तो छूट जाएगा ना। आपका गोल क्या है? कन्विक्शन। जी। तो आपको क्या चाहिए? वो आदमी जिसकी अटेंशन टू डिटेल गजब है, जो कि जो कि लॉ समझे, जो कि केस बनाए अच्छा, जो कि कन्विक्शन सिक्योर करे। ठीक। तो FBI का रोल बिल्कुल अलग है। CIA में किस तरह के लोग चाहिए भैया? बिल्कुल ही दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी, एक तरह से सारे रूल तोड़ दे। हनी ट्रैप कराना हो, हनी ट्रैप करा ले। हमारा एक और दोस्त है जॉन किरियाको, वो तो YouTube पे बोलता है कि हो सकता है कि आप अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, तो मैं आपके बच्चे को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT कहीं भी घुसेड़ दूंगा। MIT शायद नहीं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, कहीं भी, MIT में भी शायद घुसेड़ दे। वही नहीं, मैं फीस भी दे दूंगा। तो सीधी बात यह है कि वो तो आपकी कमजोरी पकड़ के उसका फायदा उठा रहा है। आपको हनी ट्रैप कराना हो, हनी ट्रैप करा देगा। उन्नी कृष्णन नहीं फंसे थे हमारे महानुभाव IPS अफसर हैं, पैन एम की एयर होस्टेस थी या जो भी थी, उससे हनी ट्रैप करा लिया। तो वो साम दाम दंड भेद चाणक्य के दिमाग वाला कोई चाहिए।
तो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी चाहिए, रूल ब्रेकर, लेकिन ऑनेस्ट क्रुक चाहिए जो देश के प्रति लॉयल हो। ठीक है, तो CIA का रिक्रूटमेंट अलग है, FBI का अलग है, MI6 का रिक्रूटमेंट अलग है, स्कॉटलैंड यार्ड का अलग है जी, मोसाड का रिक्रूटमेंट अलग है जी, और वहाँ की पुलिसिंग का अलग है, और यूनिट 8200 का अलग है। जो इंटेलिजेंस वहाँ नहीं, 8200 टेक्निकल इंटेलिजेंस है, वहां जी। सबसे अच्छे, वो तो बहुत जल्दी स्कूल से ही स्पॉट करने लगते हैं। जी, उनका तो है कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो। जी, और मोसाड का मतलब रिक्रूटमेंट तो बड़ा अच्छा है, और बड़े मतलब सैरत मतकाल उनकी जो कमांडो यूनिट है उसके साथ बड़े घनिष्ठता से काम करते हैं। तो मेरे तो अभिन्न मित्र हैं इजराइल से, एयरफोर्स से भी हैं, नेवी से भी हैं, बाकी सारी एजेंसियों से है। तो मैं काफी समय उनके साथ बिताया। मैंने कहा कि यार तुम लोग कैसे करते हो, रिक्रूटमेंट कैसे करते हो, ट्रेनिंग कैसे करते हो, मुझे समझाओ। तो मैं जब उनकी बात सुना तो मुझे समझ में आया, हाँ ये तो बड़ा गजब है कि आपने टैलेंट के अनुसार आदमी का चयन किया जी, और जल्दी पकड़ा, अपने हिसाब से ढाला। खैर छोटा देश है, बड़े देश में करना मुश्किल है ये काम। और देखिए टैलेंट की दिक्कत सबको हो रही है। CIA में अब लोग नहीं आ रहे। एक जमाने में ग्लेन कार्ल जैसे लोग जाते थे हार्वर्ड से, अब वो हार्वर्ड के सब लोग जा रहे हैं गूगल और गोल्डमैन सैक्स में। तो ये सिर्फ भारत को दिक्कत नहीं है, पतन तो CIA का हुआ है, पतन तो MI6 का भी हुआ है। जी, सभी लेकिन से- MI6 का एक किस्सा बताऊंगा अपने मित्र का। मेरा एक मित्र है, वो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने ऑक्सफोर्ड के बाद। तो उसको दिल नहीं लग रहा था, दिन भर एक्सेल शीट, पता चला एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, 2 बजे घर पहुंच रहा है, बोर हो रहा था। एक दिन वो ड्रिंक्स पे गया शाम को काम के बाद। तो कॉलेज ड्रिंक्स थी, कॉलेज का ट्यूटर था, इसने बोल दिया, कॉलेज के ट्यूटर ने पूछा भैया कैसा चल रहा है? बोला अरे बॉस बकवास बाजी है, बंडल बाजी है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं तो रईस लोगों को और रईस बना रहा हूँ, चढ़ चुका हूँ। तो उसको पता नहीं था उसके कॉलेज का जो ट्यूटर था वो MI6 का स्पॉटर था। अच्छा, वहां स्पॉटर्स होते हैं ऑक्सब्रिज में, ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज में। वो भी छोटे समाज का एक फायदा है, अंग्रेज वैसे भी इन सब में अच्छे होते हैं। जी, तो इनको चिट्ठी आई, आप फॉरेन ऑफिस के लिए अप्लाई करिए। बाबूजी अप्लाई कर दिए, पता चला MI6 की थी, ये सेलेक्ट हो गए। पूरा सिलेक्शन हुआ, कई राउंड होते हैं एग्जाम के, SSB की तरह 3 दिन के टीम वर्क, ये वो फलान ढिकान, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, मतलब बड़ा तगड़ा। ये नहीं है भाई भतीजावाद से घुस जाएंगे आप। सिर्फ थोड़ा बहुत चलता होगा, हर जगह चलता है, लेकिन वो प्रोसेस अच्छी है, तगड़ी है, रगड़े वाली है। फिर ये बन गया, बड़ा अच्छा करियर रहा। अब ये CEO भी बन गए हैं, बड़ी ऊंचाई तक गए। उसके बाद छोड़ के प्राइवेट में फिर आए, बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अपने यहाँ तो हम स्पॉट करते ही नहीं है कि आंख कड़ा के रखें कि ये लड़का हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंदा है भी मतलब क्लासिक जेम्स बॉन्ड टाइप है, हैंडसम है, भाषाएं जानता है, आउटडोर्सी है, चार्मिंग है, स्ट्रेटेजिक सोच है, जियोपॉलिटिकल माइंड है। वो कहाँ दिखता है मुझे? यहाँ इक्का दुक्का में दिखेगा। सर राजस्थान का आपको एक उदाहरण दूंगा। एक लड़का था जिसका नाम था रविंद्र कौशिक, अगर आपने नाम सुना है सुना तो, है। जिसको ब्लैक टाइगर कहा गया। उसको थिएटर से पकड़ा, थिएटर कर रहे थे और उनकी एक्टिंग देख के रॉ ने उसे उठाया, और वो कहा जाता है भारत का आज तक का बहुत जबरदस्त जासूस रहा है। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन वो पहले हुआ होगा, आज के दिन आज कम नहीं है, सर, आज 81 के की दिन बात कम है। है। और अगर टैलेंटेड बंदा है तो, और अगर वो ऊपर तक नहीं जाएगा, ऊपर कोई IPS ही जाएगा, जी, ठीक है, तो वो कहेगा यार मैं क्यों, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। जी, तो मेरिट बहुत जरूरी होती है, अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ क्या है कि भैया जो काम करेगा आज के दिन वही गलती करेगा, जो काम करता है वही गलती ज्यादा करता है। काम करेगा वही गलती जो काम नहीं करेगा उससे तो गलती हो ही नहीं सकती। जी, और आपका सिस्टम ऐसा है जो कि उसी को रिवॉर्ड करता है। तो ये जीरो एरर पॉलिसी जो है वो ना, गलत है। मतलब देखिए हम इंस्टीट्यूशन, मैं एक बात कहूंगा, लोगों को खराब लगेगा, कॉलोनी के लोग इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं जानते हैं। ज्यादातर अधिकांश कॉलोनी के लोग वही हर चीज जुगाड़ इंडिविजुअल पे आधारित हैं, और इंस्टीट्यूशन बिना बनाए
क्योंकि जब तक टीम नहीं है, देखिए मैं बहुत ही गजब हूं, तो भी मैं जो है अकेले वो चीज नहीं कर सकता जो मैं 10 लोगों के साथ कर सकता हूं। पर वो 10 लोग सही होने चाहिए। अगर वो 10 लोग मेरी पीठ में खंजर भोंकेंगे, मेरे लिए सिर दर्द करेंगे, एक मेरे एक मित्र हैं वो कहते हैं ब्रेन डैमेज, अच्छा, अगर वो करेंगे तब तो सर्वनाश हो जाएगा, मंटाधार हो जाएगा। तो आपको वो आदत होनी चाहिए टीम वर्क की। जी, ठीक, ये कंपेटिटिव एग्जाम हमारा दुर्भाग्यवश ऐसा है कि टीम वर्क वाले लोग नहीं आते हैं, सोलो प्लेयर आते हैं, और हर बंदा आता है वो दूसरे अपने पिछले वाले को बोलेगा, उसको कुछ नहीं आता, और वो हर चीज दोबारा से शुरू करेगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सर सिलेबस वही चल रहा है आदि वही अनादि काल से। कंपेटिटिव आप रखिए, लेकिन उसको बदलिए, चयन करने की प्रणाली बदलिए। जी बिल्कुल। देखिए भाई भतीजावाद इस देश में बड़ी आसानी से हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं अगर ये नहीं होगा करप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करप्शन हटाने के लिए भैया आप 5 स्टेज की प्रोसेस कर लीजिए, 10 स्टेज की, तो प्रोबेबिलिटी तो कम होगी, लेकिन उस जैसी नौकरी है वैसा सिलेक्शन करिए। ठीक है, तो रॉ की आज जो आपने सवाल शुरू में किया था कि हालत खस्ता इसलिए है कि सही लोग नहीं हैं, सही ट्रेनिंग नहीं है, और सही उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और सही इंसेंटिव्स नहीं हैं। इंसेंटिव्स क्या हैं? इंसेंटिव्स ये हैं कि आप चुप्पे रहिए, बॉस की चाटिए और ऊपर पहुंच जाइए, डीसी की पोस्टिंग लीजिए, और पहले दिल्ली जाइए, फिर डीसी जाइए, जो भी, और फिर ऐश करिए बल्ले बल्ले। और कोई दिक्कत है तो सानू की। सर आपने बताया था कि जैसे डिफेंस के लोग हैं आर्म फोर्सेस से इसमें नहीं आते हैं। कम आते हैं, कुछ आते हैं जी, कुछ आते हैं, कुछ कमांड भी करते हैं, इनकी एक फोर्स है। जी, पर ज्यादातर आईपीएस और सिविल सर्विसेज के ही लोग हैं, वही लोग ऊपर ही आते हैं। ये दिक्कत एनएसजी में भी है, और इस बात पे मैं पता नहीं ये काओ साहब की गलती थी या किसकी गलती थी। आईपीएस की जो दादागिरी है नेशनल सिक्योरिटी पे, जी। और आईएएस की जो दादागिरी है पूरे देश पे, ये ठीक नहीं है। अगर आर्मी के मान लीजिए जिसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड किया है या नेवी इंटेलिजेंस को, एयरफोर्स इंटेलिजेंस को हेड किया है, वो अगर आईबी में या रॉ में आता है तो वो फिर नेताओं को तो आप हेड करने वाली बात मत करिए। जी, आप बात मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्विस किया है 5 साल, जी, अफसर है, अच्छा अफसर रहा है, गया है, वो चीनी भाषा सीख गया है, बांग्ला सीख गया है या नागामीज सीख गया, अच्छे ऑपरेशंस किया कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, पकड़ के उसको लाइए। अच्छा एसेट है, भले ही कहीं है, कहीं है, कहीं हो। मैं कहता हूं बीएसएफ में कोई बड़ा वो है, सोर्स बना लेता है, इंफॉर्मेशन स्मगलर इंटरसेप्ट कर लेता है, कौन है वो बंदा? उठाइए उसको, उठाओ उसको, रिवॉर्ड करो। क्योंकि जातिवाद नहीं चाहिए हमें चाहिए सबसे अच्छे बंदे सारे सर्विसेज के, सारे देश के, और लैटरल एंट्री जरूर होनी चाहिए फौज और बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री से। क्योंकि, या सीएपीएफ कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, क्योंकि अंत में सबको साथ काम करना है। अगर वो मान लीजिए आया हो सिख रेजिमेंट से या मद्रास रेजिमेंट से, आरएडब्ल्यू का बंदा, तो कल को जब वो वॉशिंगटन डीसी में पोस्ट होगा, लंदन में पोस्ट होगा, नेपाल में, काठमांडू में पोस्ट होगा, कहीं होगा, बीजिंग में होगा, वो अपने डिफेंस अटैचे के साथ मिल के काम करेगा। मैं एक चीज कहूंगा, फिर लोगों को बुरी लगेगी। मैं वॉशिंगटन डीसी रहता हूं, मेरा एक अभिन्न मित्र है क्रिस्टोफर रूपर्शल, 11 साल वो कैपिटल हिल में था, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में था, 1 साल पेंटागन में था। तो एक यंग डिप्लोमेट आया, बोला भैया कहाँ काम करते हो? बोला इंडियन एम्बेसी। उसने मजाक में बोला डू यू हैव एन एम्बेसी? अच्छा, कारण क्या है इंडियन एम्बेसी, लेकिन वो इंडियन अमेरिकन के बाहर देखते नहीं है, ईमेल का जवाब नहीं देंगे अनलेस आप वीआईपी हो। भैया मुझे तो कोई नहीं देता, मैं नाम नहीं लूंगा जी। एम्बेसडर से कहा मिलने को, तो उन्होंने कहा, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ या जो भी हैं, कि ये प्रेस सेक्रेटरी को लिखें ट्रिप्लिकेट में चिट्ठी और बोलें कि मैं महाराज के चरण धोने के लिए आना चाहता हूं और मैं चरण धो के पी जाऊंगा। जब वो चिट्ठी प्रेस सेक्रेटरी मुझे फॉरवर्ड करेगी, फिर मैं बॉस से बात करूंगा। मैंने बोला भैया मैं एम्बेसडरों से ऐसे ही मिल लेता हूं, इतनी भी गई गुजरी औकात नहीं है।
माना कि बंगला घोड़ा गाड़ी नहीं है, लेकिन आप रहिए अपनी एम्बेसी में। वही ब्रिटिश एम्बेसी में क्या होता है, वो ड्रिंक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग मिलते हैं, तो प्रेस वाला मिलता है फौजी से, फौजी मिल रहा है इकोनॉमिक एडवाइजर से, इकोनॉमिक एडवाइजर मिल रहा है इंटेलिजेंस वाले से, सब एक दूसरे, सब एक ही घाट से पानी पी रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, एक कामराडरी बन रही है। हमारे यहाँ तो सब जात बना के रखे हैं। कितनी दफे मुझे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों ने एम्बेसीज में बोला है कि सर हम तो सेकंड क्लास सिटीजन हैं। कितनी दफे RAW के अफसरों ने मुझे बोला है, और ये भी एक और बात है RAW के साथ दिक्कत ये है कि RAW हर एम्बेसी में IFS ब्राह्मण है और RAW शूद्र है। सारे घटिया काम जो है IFS RAW से कराते हैं और कहते हैं ये तो गधे हैं, ये तो लोअर रैंक लाए थे, ये क्या जानते हैं। हम सब जानता है, हम अंग्रेजों की तरह है, हम अंग्रेजों से बात करता है, गोरों से बात करके हम भी गोरा हो गया है। मतलब तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। और यथार्थ ये है कि कोई आपसी बातचीत नहीं होती है। ठीक, कितनी दफे मैंने कहा है इन लोगों को कि कभी कोई चीज हो बात कर लीजिए, इच्छा ही नहीं है। जापानी एम्बेसी मुझसे ज्यादा बात करती है, स्विस बात करते हैं, जर्मन्स बात करते हैं, और भी कई एम्बेसीज। इंडियन एम्बेसी कदापि नहीं, शायद दिमाग की कमी है इसलिए नहीं करते। जी सर, आप कह रहे थे कि आपको शुरुआत में जैसे आपने कहा कि लोग ये मानते हैं कि आप रॉ के एजेंट हैं। अमेरिका में जरूरत है CIA को, ये मतलब रॉ को, कि वो एजेंट्स डिप्लॉय करें इंफॉर्मेशन। देखिए, सीधी बात यह है कि आपको जरूरत तो हर जगह कुछ अपने मित्र होने या एजेंट होने की जरूरत है, लेकिन सीधी बात यह है कि मेरा और भारतीय ब्यूरोक्रेसी का 36 का आंकड़ा है। मेरे कुछ मित्र अवश्य हैं, अभिन्न मित्र हैं, लेकिन सिस्टम मुझे पसंद नहीं करता। सिस्टम में लोग मुझे जवाब देते नहीं हैं ठीक से। अभी कितने लोगों को मैंने लिखा कि मैं हूं दिल्ली में, चाहे तो मिल लें, ओके लिख देंगे। ये IFS अफसर आज तक ये समझते हैं कि मैं उनसे नीची जाति का हूं क्योंकि मैं IPS में था। IAS ये सोचते हैं ये बिल्कुल ही, भैया मैं नौकरी छोड़ के चला गया, मैं ऑक्सफोर्ड चला गया। इस तरह की सोच मैंने कहीं नहीं देखी। IAS भी ये सोचता है तो हमसे नीचे है, ये हमारे लेवल का नहीं है। तो एक जातिवाद आज भी मुझे महसूस तो हो जाता है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई लिखता पढ़ता हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ। IPS में भी कोई मिलना नहीं चाहता क्योंकि IPS को ये लगता है देखो इसने जो है हमारी विरुद्ध बात कैसे कर दी, क्योंकि ये तो हमारी जाति का है, तो इसको कहना चाहिए कि सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस IPS हेड करे, RAW IPS हेड करे, IPS ही IPS हो। IPS को IAS से इक्वालिटी चाहिए, लेकिन किसी और को इक्वालिटी नहीं देना चाहता। NSG, मेरे हिसाब से NSG का हेड कोई फौजी भी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसने ऑपरेशंस किए हैं। जी, अधिकांश IPS, निखिल कुमार हेड थे NSG के, मैं उनको जानता था अच्छी तरह, कभी कमांडो नहीं किए थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। होना ही नहीं चाहिए था उनको NSG का हेड। क्यों थे? क्योंकि मात्र IPS थे। ठीक है, अच्छे अफसर थे, पर्सनालिटी अच्छी थी, लंबे थे, बोलते अच्छा थे, लेकिन NSG का हेड काहे बन गए? मेरे एक दूसरे मित्र हैं, मेजर जनरल ढींगरा, स्पेशल फोर्सेस के थे, उनको बना देते। जी बिल्कुल। और आर्मी में ये है कि आप पैरा को तभी हेड करते हैं जब आप खुद कमांडो होते हैं। हाँ, ढींगरा साहब पैरा कमांडो हैं। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो सिस्टम है, इंसेंटिव्स आपके गलत हैं, स्ट्रक्चर्स गलत हैं जी। और कॉलोनी के लोग बहुत कम दफे गहराई पे सोच पाते हैं, क्योंकि मानसिक गुलामी बड़ी गहरी होती है। याद है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब की वो कविता, where the mind is without fear and the head is held high। जी, ठीक है, उन्होंने यही बात कही थी ना कि मानसिक गुलामी जाए। आज के दिन तो मानसिक गुलामी और हो गई है, बच्चे अपनी भाषा, स्वभाषा बोलने से हिचकिचाते हैं। जी बिल्कुल।
तमिल नहीं बोलेंगे, तमिल तो फिर भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषी तो नहीं बोलते हैं, हमारे राजस्थानी तो नहीं बोलते सर, राजस्थानी भी नहीं बोलते। तो जी। बात यह है कि सबसे, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि आज के भारतवासी क्या हो गए, त्रिशंकु, अपनी भाषा भूल गए, दूसरी ठीक से सीख नहीं पाए, दो लोगों के बीच लटक रहे हैं। वही हाल आरएडब्ल्यू एजेंट्स का है, आरएडब्ल्यू अफसर्स का है, अफसरों का है। कोई भाषा जो है सीख नहीं पाते, और अंग्रेजी आती नहीं है ठीक से, लिखते हैं तो तमाशा होता है। मुझे तो सीनियर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैसेज वैसे जाते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं सोचता हूँ बाप रे बाप, आपकी कॉमा सही जगह नहीं है, लॉजिक किधर है, स्ट्रक्चर किधर है, रीजन किधर है। तो ये सिर्फ आरएडब्ल्यू की बीमारी नहीं है, ये पूरी सरकार की बीमारी है। और अगर आप प्रिसाइस और कंसाइस नहीं होंगे, सर्टेनिटी नहीं है आपकी राइटिंग में, स्पेसिफिसिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप अचीव क्या करेंगे? वो है ना कहावत, आखिर कहना क्या चाहते हो, बिल्कुल वही साफ नहीं है। और आरएडब्ल्यू और फॉरेन सर्विस में तो बिल्कुल ही लिखाई बड़ी सटीक होनी चाहिए। मैं बहुत साल पहले ट्रेन करने गया था आईएफएस में अफसरों को, प्रोबेशनर्स को, 36 थे, 36 को होमवर्क दिया, 4 ने होमवर्क किया। असंभव है बहुत से अलग और देशों में। स्विट्जरलैंड में कभी नहीं होगा, जापान में कभी नहीं होगा, रवांडा में कभी नहीं होगा, इजराइल में कभी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ एक और चीज है ना कि आधे लोग तो डिप्रेशन में थे कि आईएएस नहीं मिला है। तो सिस्टम में बहुत बड़ी त्रुटि है। जी बिल्कुल सर, आप कॉलोनी वाली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी एक अपनी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, हाँ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। बिल्कुल, क्या कंपैरिजन देखते हैं? वो फौजियों की है, वो फौज ने बनाई है। और मेरे एक दोस्त हैं थॉमस बारफील्ड, उन्होंने अफगानिस्तान पर बड़ी किताबें लिखी, गजब आदमी है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों मालिकी स्टेट्स हैं। मालिकी स्टेट्स क्या हैं? क्योंकि जब मुगलिया सल्तनत आई, मुगलिया नहीं, मैं गलत बोल गया, तुर्क आई, तो उन्होंने एक गैरिसन स्टेट चलाई। गैरिसन स्टेट इश्तियाक अहमद की किताब है, जरूर पढ़िएगा, पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, स्वीडन में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उनका इंटरव्यू हमको लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इश्तियाक साहब गजब आदमी है। मैंने, उन्होंने एक लेख लिखा है इस्लाम पे। जी बिल्कुल। तो इश्तियाक साहब से मैंने एक दफे कहा, मैंने बोला मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, हिंदुस्तान तो एक समय अफगानिस्तान भी था, तो उन्होंने एक गैरिसन स्टेट बनाया, मालिकी ट्रेडिशन जिसे मलिक, बिल्कुल, और उसमें सिपाही अहले खल्क और अहले कलम दो ही थे, अहले खल्क तलवार और कलम। तो काजी जो कि कुरान पढ़ता था और फिर जो तलवार की नोक पे जी जीतता था, कलमा से सर कलम तक, एक कलमा पढ़ता था और एक कलम करता था। हाँ, मतलब उन्होंने जो है सिपह सलारों तलवार की नोक पे रियासत कायम की, कब्जा किया। तो उनके यहाँ जो मुस्लिम एलीट है उसमें एक इंपीरियल मेमोरी है, उनकी इकोनॉमी एकदम कटर में है। उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनको कॉलोनियल ट्रेडिशन जो है मिला, उन्होंने अपना फ्यूडलिज्म नहीं बदला, अभी भी वो सामंतवादी हैं, जमीन कुछ ही लोगों के हाथ है। फिर वो इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज नहीं किए, फिर इस्लाम, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम से चिपक गए, जो कि जिन्ना ने वैसे ही वो बीज बो दिया था, और वो अहमदियों को भगा दिए। अहमदी जो सबसे पढ़े लिखे थे और जो पाकिस्तान के आदर्श के लिए लॉयल थे, पाकिस्तान पे तो कभी और बात करनी होगी जी। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ही हो सकता है पाकिस्तान कल को न रहे, लेकिन उनकी एलीट में एक इंपीरियल मेमोरी है जो कि इजिप्ट में भी थोड़ी बहुत है, एक मिलिट्री मेमोरी है। टर्की में तो बिल्कुल है, टर्की की MIT देखिए, सीरिया में उनका जो है MIT है, उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। MIT का चीफ पहला आदमी था जो दमास्कस में घुसा जी, और पुराना MIT का चीफ फॉरेन मिनिस्टर है टर्की का, सोच लीजिए जी। तो हमारे यहाँ IFS है फॉरेन मिनिस्टर, और RAW वाला फॉरेन मिनिस्ट्री में शूद्र है, मतलब जहां भी जाता है वो, किसी भी एम्बेसी में कितने लोग आके रोए हैं, मैं तो गिनती भी करना छोड़ दिया हूं कि सर हम लोगों को तो
फॉरेन मिनिस्टर से मिलने तक नहीं दिया जाता है, बंदोबस्त ड्यूटी में लगा के रखते हैं। जो काम आईएफएस नहीं चाहता है वो हम करते हैं, अपना काम कब करेंगे। तो बहुत सी कुरीतियां हैं हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में, इसमें उसमें, ये हायरार्की हमारे यहाँ जातिवाद जो सर्विसेज में है। लेकिन बात ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मिलिट्री अफसर राजा है, पीएएस उसके नीचे है। पीएएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलिट्री की सेवक है, वो भी बड़े उसमें हैं, फितूर में रहते हैं। पीएएस भी आईएएस की तरह है, वो भी एग्रीकल्चर कल्चर ये वो, लेकिन अंत में मिलिट्री का दबदबा है, क्योंकि उनमें वो मुसलमानों का सिपह सलार का कल्चर है। पहले तुर्क, फिर पश्तून, फिर मुगल, फिर पश्तूनों ने आक्रमण किया, हालांकि लिया नहीं, फिर जो भी आए तो फिर अंग्रेज आए, लेकिन उनमें इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा वजद्दो देते हैं। तो उन्होंने आईएसआई बनाई, इसलिए बनाई कि उनको खौफ था कि हिंदुस्तान हमको खाए आएगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। उन्होंने आईएसआई सर जी, उन्होंने ये भी बाद में सोचा जिया के अंडर की ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो आईएसआई फौजियों से भरी है, आईएसआई ज्यादा मोटिवेटेड है, आईएसआई का पाकिस्तान में ग्लैमर ज्यादा है। आर्मी इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट एंड आईएसआई इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट विद इन अ स्टेट। सर इसका एक नुकसान भी तो है, पाकिस्तान की आईएसआई को फौजी चलाते हैं तो वहां वो सत्ता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल नुकसान भी है, बिल्कुल है वहां। तो देखिए आईएसआई, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान की तरह बनना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि वो ऑपरेशंस में ज्यादा खतरनाक है जी, क्योंकि ज्यादा मोटिवेटेड हैं। कुछ इस्लाम का भी है, जिहाद का उनको जज्बा है। तो आईएसआई की तरह हमको नहीं बनना चाहिए। वहां के लोग तो कहते भी हैं, बुद्धिजीवी भी, के राज अंग्रेजों के पास मुगलों से गया था। नहीं, ये बात दारू पी के किसी ने मुझे कही थी। अच्छा। पश्तून फाइटर पायलट ने, अच्छा, लंदन में बहुत साल पहले। तो अच्छा। पढ़ा रहा हूं मैं, कितने साल हो गए, 20 साल। अच्छा, हाँ 20 साल हो गए। बार में और वाइन पिला रहा था, बोला अतुल जनाब पी के आइए आप एक, और जहाँ वो टल्ली हो गया तो बोलता अतुल जनाब कभी हमारे नजरिए से भी सोचिए। सियासत मुगलों के हाथ, मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ गई, तो लौट के हमारे हाथ आनी चाहिए ना। तो मैंने बोला भाई सियासत मुगलों से पहले पश्तूनों के हाथ थी, पश्तूनों से पहले तुर्कों के हाथ थी, और मुगलों के बाद बंगाल का नवाब तो आया था नजफ से इराक, आज का इराक शिया था, बिल्कुल शिया दरबार था। लखनऊ का नवाब वो भी शिया था, ईरान से था। तो मैंने बोला किस मुसलमान के पास जाए? ये बताओ तुम। मुगलों के पास, पश्तूनों के पास, शियाओं के पास, तुर्कों के पास है, किसके पास है? तो अब मैंने बोला भाई उसके पहले तो राजपूतों की सियासत थी, तो कभी हमारा भी तो मौका आए। वो तो मजाक की बात थी, राजपूत तो अब कहीं के नहीं रहे, लेकिन बात यह है कि उनमें अभी भी ये जज्बा है, और इस कारणवश, हालांकि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल गटर में है, हालांकि उनका देश आज के दिन बिल्कुल ही चरमरा रहा है, इतना ज्यादा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। अब उनके यहाँ जो है एक दूसरे में रंजिशें भी बढ़ती जा रही हैं, बालूचिस्तान पख्तूनिस्तान की बात हो रही है, और पंजाब और सिंध में भी नहीं बनती है, मुहाजिरों की और बाकियों की नहीं बनती है जी। तो उनमें तो कई दरारें हैं जी। और पाकिस्तान कब तक रहेगा राम जाने। लेकिन ये बात साफ है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी हमसे ज्यादा सफल रही है। क्या वजह सर उसकी? देखिए वही मालिकी ट्रेडिशन, एक तो उनकी जो एलीट है उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो चार्म करती है, वो गोरों से हिलती मिलती ज्यादा है, वो मतलब अब तो थोड़ा उनकी भी हालत चरमरा गई, लेकिन इमरान खान था उनका और हमारा कपिल देव था। इमरान खान देखिए
मतलब गोरियां उसके आगे पीछे थी, कपिल देव बेचारा सीधा साधा लड़का था। तो हमारे गुडी गुडी बॉयज हैं ना, रहे हैं। बिल्कुल। तो उनमें तो वो रहा है थोड़ा कि जज्बा कि हम कब्जा कर लेंगे एलीट में उनके। अब मेरे ही मित्र हैं, दोस्त हैं, नासिर खिलजी, वो पेरिस से गाड़ी चला के 1977 में लाहौर तक आए। ठीक है, पश्तून है वो भी, पंजाबी पश्तून, पंजाब में बसे हुए पश्तून। हिंदुस्तानी कहाँ ये करेगा, जिगरा नहीं है, थोड़ा जिगरा ज्यादा है उनमें, जज्बा ज्यादा है। और चूंकि बोलते अच्छा है, हमारी ही देखिए, हमारी ही लड़कियां पश्तूनों से शादी करने को आतुर रहती हैं। चतुर्वेदी लड़का हीबा से शादी थोड़ी करता है जी, वो 4 वेदों का ज्ञाता ही बन जाता है। और अगर उसने बाहर शादी की तो घर वाले निकाल देते हैं जी, इसीलिए वो नहीं कर रहे। आप बड़ा रूल फॉलो नहीं हो पा रहा। और वही आप देखिए, मुझे बताया, मेरे कई मुसलमान दोस्तों ने बताया, पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर वाली से हम शादी करते हैं तो इनाम मिलता है, शबाब मिलता है। मतलब क्योंकि आप एक और मुसलमान बनाए। तो सीधी बात यह है, उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पॉलिश ज्यादा है, इंपीरियल मेमोरी है। देखिए 47 के बाद ही जो है हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बाकियों का समय आया। ठीक, सिखों का छोटा सा एक एम्पायर था, बहुत कम दिन चला। मराठों का भी बहुत कम दिन के लिए एम्पायर रहा। आपसी रंजिशें बहुत थी, इसीलिए 1771 में वो 1761 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए अहमद शाह अब्दाली से। हाँ बिल्कुल, जो उसमें तो मुस्लिम 40,000 लोग मारे गए हाँ, उसमें तो सर। बिल्कुल, उन्होंने आपसी रंजिशें भी थी, और जो है बाकियों सबसे वो बैर सबसे चौथ वसूली वाला मामला उनका चौथ सर देशमुखी, वो जो है राजपूतों को नाराज कर दिए थे, जाटों को भी नाराज कर दिए थे। तो उनमें एक इंपीरियल मेमोरी है, सोफिस्टिकेशन ज्यादा है एलीट में। अब वो एलीट पावर से हट रही है, अब जो आ रहे हैं वो मुल्ला टाइप आ रहे हैं, तो अब उनमें भी वो बात नहीं रही। लेकिन डिप्लोमेसी में वो ज्यादा तेज रहे हैं, इंटेलिजेंस में ज्यादा तेज रहे हैं। और ये बात हमेशा थॉमस बारफील्ड कहते हैं कि उनके खून में है, ये मालिकी ट्रेडिशन के स्टेट्स हैं। हम लोग एक तरह से पंडिताई के ट्रेडिशन के स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी युद्ध ही नहीं चाहते थे, शांति का देश बनना चाहते थे। पंचशील का सिद्धांत। और सबसे ज्यादा पावर उन्होंने और उनकी बिटिया ने किसको दिया? आईएएस को दिया। तो हर आदमी क्या चाहता है? सिविल सर्विसेज का टॉपर बनना। आज भी हम कहीं गए थे, लोग ताली बजाने लगे, आपकी रैंक 105 आई थी। भैया क्या फर्क पड़ता है? 105 आने के बाद अगर मैं इतना बड़ा नगाड़े की तरह मोटा हो जाऊं और मेरा दिमाग एकदम में चर्बी चढ़ आए और मैं कुछ न बोल पाऊं न लिख पाऊं और सिर्फ मैं एक एग्जाम मंकी हूं, की फर्क पैदा है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों के मन में श्रद्धा है टॉपर, पद के लिए, कर्म के लिए नहीं। तो हमारी जो है यह है कि वो जो पंडिताई वाला है ना, कि रटंत विद्या घड़ंत पानी। हमारा स्टेट अभी भी क्या है? हमारा स्टेट क्या? आईएएस आज का ब्राह्मण है, क्योंकि वो एक परीक्षा पार करता है, वो जीवन भर सबके सर पे चढ़ के नाचेगा। मैं तो हमेशा मजाक में कहता हूं ना कि इफ यू आर नॉट एन आईएएस इन द कंट्री, अनलेस यू आर सुपर रिच और यू आर अ पावरफुल पॉलिटिशियन, यू आर मेंट टू पॉलिश देयर शूज एंड क्लीन देयर टेबल टॉप्स। और अगर आप ना करें तो आप मेरी तरह फिर बन जाते हैं विलेन नंबर 1। टकला वैसे ही हूं। तो यथार्थ ये है कि अच्छा, उस स्टेट में फिर हर आदमी आईएएस बनना चाहता है जी। पाकिस्तान में क्या है कि उनका हीरो है अलाउद्दीन खिलजी, घोरी गजनी, उनकी मिसाइलों के नाम देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो वहां हर आदमी बनना चाहता है आईएसआई का चीफ। दोनों मॉडल गलत हैं। हाँ, उनका ज्यादा गलत है। उनका ज्यादा गलत है हमसे, इसीलिए वो गटर में जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान कब तक रहेगा, यही नहीं पता। ये उसकी मूल वजह वही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा भी मॉडल सही नहीं है, नहीं तो हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होता, हमारी इंटेलिजेंस बेहतर होती, हमारी डिप्लोमेसी बेहतर होती, हमारा सिटीजन भाग ना रहा होता। इतने लोग भाग भाग के जा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट बन के यूएस में। हाँ, अभी प्रेल मर के भेजे थे वापस। हाँ, नहीं इलीगल क्या, लीगल भी जा रहे हैं। हाँ। हम लोग इतने खुश होते हैं, देखो कितने सीईओ अमेरिका में भारतवासी हैं,
भाई हम भी अमेरिका अंत में पहुंच गए, पहले इंग्लैंड गए फिर अमेरिका गए। क्यों गए? क्योंकि यहां जगह ही नहीं है टैलेंट की, खासकर सरकार में। वो अच्छी चीज नहीं है जी। वो एक बहुत बड़ा खतरा है, और RAW को बहुत बड़ा खतरा ये है। मेरा मानना ये है देश के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? इकोनॉमी, ठीक, दूसरी चीज आपकी है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी कह लीजिए, मैं कहूंगा डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी कह लीजिए, पर उसमें डिफेंस और डिप्लोमेसी, जी ठीक है, और इंटेलिजेंस। जी। अगर इंटेलिजेंस नहीं है, चाणक्य क्या लिख गए अर्थशास्त्र में, अगर आप दे आर योर आईज एंड ईयर्स, इंटेलिजेंस नहीं है तो आप डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हैं? आपको सिर्फ इंटेलिजेंस वो नहीं चाहिए स्मगलर की, आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस चाहिए, आपको जो है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस चाहिए। अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज कैसे हुआ है? इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स चोरी करके इंग्लैंड से। चाइना कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया? अमेरिका के इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स चोरी करके। मैं नहीं कह रहा आप चोरी करिए, लेकिन कुछ चीजें तो चोरी करनी पड़ेंगी ना आपको, अगर आप मॉडर्न बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है। तो वो सब तो है ही नहीं, सोच ही नहीं है। हर आदमी अपनी मायाजाल में फंसा है कि कंपटीशन लिख के नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए फिर शादी हो जाए, शादी हो जाए तो फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचा दे, और बाकी लोग भी उस मायाजाल में हैं, लेकिन हम उस मायाजाल के बिल्कुल पार नहीं पाते हैं, चक्रव्यूह में ही फंसे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा इस देश को यह है कि अभिमन्यु की तरह मारा न जाए। बिल्कुल। तो देश अभिमन्यु की तरह मारा न जाए, और इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे लगातार बातें हम करते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में कौन सी बात आपको सबसे खास लगी और कौन सी बात है जिस पे विस्तार से बात होनी चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं, और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अतुल सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी।